बैठ जाओ और सीखो। तो देखिए, आज अपना सेल के अंदर चल रहा है न्यूक्लियस। आज अपने को टॉपिक मिला है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो सेंटर में जो चीज होती है उसको कहते हैं न्यूक्लियस। तो सेल के सेंटर के अंदर किसने ये सेंटर के अंदर कौन सा, क्या, कब, किसने देखा और इसका नाम हो गया न्यूक्लियस। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन नाम के साइंटिस्ट थे। 1831 का मतलब आप कंपटीशन की तो तैयारी कर ही रहे हो, तो थोड़ा हिस्टोरिकल इवेंट भी, ये भी साइंटिफिक हिस्टोरिकल इवेंट है 1831 का। तो यहाँ अपने गवर्नर जनरल हुआ करते थे लॉर्ड बेंटिंग, जिसके टाइम में सती प्रथा वगैरह और खत्म हुई थी। तो 1831 में वहां इंग्लैंड में ब्राउन जो थे, उन्होंने देखा कि सेंटर में, एक सेल के सेंटर में, हाँ क्वेश्चन आजकल क्या है कि बड़े फालतू के से पूछती रहती है पीएससी, ताकि किसी को आए नहीं। तो पूछ लेंगे ब्राउन कौन से प्लांट की सेल को देख रहे थे, तब उन्होंने न्यूक्लियस की खोज की। वो ऑर्किड की सेल को देख रहा था। ऑर्किड छोटे प्लांट होते हैं जो उनमें जो मिट्टी या जमीन में नहीं उगते, जो लोग होते हैं पुराने तने वगैरह, स्टेम वगैरह दूसरे प्लांट के, हालांकि परजीवी नहीं होते हैं, उनमें क्लोरोफिल होता है, लेकिन वो स्टेबिलिटी के लिए उनके ऊपर उग जाते हैं। ऑर्किड्स तरह तरह के होते हैं, रंग बिरंगे सुंदर। और उनके ये पहाड़ों वगैरह में नमी, और वहाँ आप कहीं ऑर्किड को डेजर्ट में ढूंढने निकल जाओ, नहीं मिलेंगे। तो ऑर्किड की सेल को ऑब्जर्व कर रहे थे श्रीमान ब्राउन। तो उन्होंने देखा कि जो सेंटर में एक गोल और अंडाकार, गोल सा और अंडे के आकार का, और कुछ डेंस सा, घना सा, और कुछ अलग सा प्रोटोप्लाज्म है। अलग सा ही प्रोटोप्लाज्म दिख रहा है यार ये। तो इन्होंने इसको कि डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है सेल के अंदर, इतना ज्ञान देकर वो उन्होंने ये बताया और देखा ये। अब बात ये आती है कि रॉबर्ट ब्राउन ने जो न्यूक्लियस बताया, वो जो न्यूक्लियस है, क्वेश्चन आ जाता है कि क्या हर सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है? क्या हर सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है? नहीं भाई। आदमी के जो खून की कोशिका है आरबीसी, उसमें नहीं होगा। आदमी के जो आंख का जो लेंस है, उस सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं होगा। आदमी की जो स्किन है, उस स्किन के अंदर न्यूक्लियस नहीं होगा। जो बैक्टीरिया की सेल है, प्रोकैरियोट जिनको कहते हैं, उनकी सेल में न्यूक्लियस नहीं होगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अब नेचर ने किस प्रकार का देखो खेल किया है। जैसे मान लो कैमल या एलिफेंट का खून बिखरा हो, बहुत ज्यादा खून बिखरेगा, बहुत ज्यादा खून बिखरेगा। अब लोग ये बोल देंगे अरे यार मर्डर हुआ, मर्डर हुआ, आदमी गया क्या, आदमी गया क्या। लेकिन जब उसके खून को टेस्ट किया जाएगा, सैंपल लिया जाएगा, तो वो एनिमल का मिलेगा। क्यों? कि उसकी सेल के अंदर क्या है कि न्यूक्लियस होगा। और आदमी के ब्लड का जो सैंपल लिया जाएगा तो उसमें न्यूक्लियस नहीं होगा, तो ये कहेंगे या आदमी का खून है, कोई हो सकता है कोई अनहोनी हुई है। तो नेचर जो है बड़े अपने फिंगरप्रिंट छोड़ रखे हैं तरह तरह के। ये बात है ये।
तो इस न्यूक्लियस को जो ब्राउन महोदय ने खोजा था, उसको अपने इस ग्राफिक में क्या है कि एक एक करके 4 पार्ट में पढ़ लेते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस, क्रोमेटिन थ्रेड्स, 4 पार्ट में। अब अपने जो सेल है उसको किस तरह से पढ़ रहे हैं कि भाई सेल जो है वो एक फोर्ट है, उसमें गेट भी है, उसमें तोपों के लिए भी छेद है, वाल के चारों तरफ जो वाल है उस सेल मेम्ब्रेन बोला था आपने। और सेल मेम्ब्रेन को किससे बनाया था आपने कि बाहर प्रोटीन है, अंदर फैट है, फिर फैट है, फिर प्रोटीन है, ये यूनिट मेम्ब्रेन बताया। और सेलेक्टिवली आईडी जो दिखाता है गेट के ऊपर, जो खिड़कियों के ऊपर, उन्हीं को अंदर आने देता और किसी को नहीं आने देता, सेलेक्टिव। वो कि वो सेम पोजीशन इसके लिए होगी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के लिए। तो अपने दीवार से गेट, किले की फोर्ट की दीवार से जब अंदर आए तो किले में देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी बॉडीज है, इस तरह के लिविंग ऑर्गेनेली घूम रहे थे वहां पर। उनकी स्टडी कर ली थी अपने, किले के अंदर आ गए थे उस समय, जिसको साइटोप्लाज्म बोला था। अब जो ब्राउन महोदय ने जो खोज, अच्छा इसके अलावा जो यस्टरडे अपने वो जो वेस्टेज, जो डेड पार्टिकल है किले के अंदर, गंदगी जो बिखरी रहती है, वो भी स्टडी कर ली थी अपने धीरे धीरे बाहर से सेंटर की तरफ आ रहे हैं स्टडी करने के लिए। तो अब जो न्यूक्लियस है ब्राउन महोदय वाला, वो न्यूक्लियस यूं मानिए कि वो राजा का महल है। अब अपने राजा के महल में एंटर कर रहे हैं। तो राजा के महल में एंटर करने से पहले महल की जो अंदर की जो दीवार है उसको मानिए आप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले जब राजा से मिलने जाना है तो वो तो अपने कैबिनेट में ही रहेगा ना, आराम के आरामगाह में रहेगा, जहां उसकी रानियां वगैरह होंगी वहीं रहेगा। तो वहां तक पहुंचना है अपने को। सॉरी, ये राजा के महल की दीवार होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और इस दीवार का स्ट्रक्चर भी वैसे ही है, यूनिट मेम्ब्रेन, मतलब कि बाहर प्रोटीन, अंदर फैट, फिर प्रोटीन, ऐसी दोहरी यूनिट मेम्ब्रेन बनी हुई है। लाइपो का मतलब फैट, प्रोटीन का मतलब प्रोटीन। और ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, मैंने बताया ना कि न्यूक्लियस जो है एक ऑर्गेनाइज रूप में प्रोकैरियोट सेल्स में नहीं मिलता। कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, पर्यायवाची है। प्रो मतलब पहले, न्यूक्लियस से पहले क्या था कि कुछ नहीं था, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं थी। यू का मतलब होता है गुड, यू का मतलब गुड या रियल में यानी होना, गुड। तो ये यू कैरियोट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिलेगी। और जो अपने पढ़ रहे हैं किसकी बनी है बता दिया आपको। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसमें इस तरह से छेद होते हैं, इस तरह से पोर होते हैं। यहां भी आईडी देनी पड़ती है भाई, जेड सिक्योरिटी है, राजा अंदर रह रहा है, डीएनए राजा है, राजा अंदर है। तो ये पोर सेलेक्टिव आइडेंटिटी से अंदर जाता है। ये जाल बाहर साइटोप्लाज्म में, ये रेटिकुलम मतलब जाल, रेटिकुलम को हिंदी में कहते हैं जाल, वेब, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इस दीवार के बाहर क्या चिपकी हुई है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस दीवार के अंदर क्या चिपका हुआ है, हेटेरोक्रोमेटिन। इस तरह से हेटेरोक्रोमेटिन चिपका हुआ है दीवार के अंदर। तो ये अपने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो दीवार है इसकी स्टडी होगी। अब आइए आप न्यूक्लियोप्लाज्म, जैसे साइटोप्लाज्म बोला,
तो एक तरल सा कोलोइडल सॉल्यूशन होता है जिसको अपने मैट्रिक्स भी कहते हैं, तरल सा पदार्थ है, मैट्रिक्स भी कहते हैं। और इस प्रकार से सारे उसमें कोलोइडल सॉल्यूशन में और क्या क्या हो सकते हैं कि डीएनए होगा, आरएनए होगा, राइबोसोम होंगे, एंजाइम भी होंगे, इसमें पड़े रहते हैं राजा के सेवक के रूप में, डीएनए के सेवक के रूप में। अब आइए आप न्यूक्लियोलस, ये भी बड़ी जोरदार चीज है। न्यूक्लियोलस इस तरह के एक या दो गोल गोल, इस तरह से एक या दो गोल गोल इंट्रान्यूक्लियर गोल गोल रचनाएं, ये देखा, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को देखा था, बायोप्लास्ट जैसे क्लोरोप्लास्ट को देखा था, इस तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखा था। तो ये सेंटर के अंदर छोटी छोटी गोल गोल चीज देखी। किसने देखी? 1781 में फोंटाना ने उसने देखकर बता दिया था एक छोटी छोटी चीजें और भी है यार इसमें। और मजे की बात है कि न्यूक्लियस से ब्राउन से पहले ही देख चुका था ये फोंटाना। उसका नाम उसने दिया न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस बड़ी साइज में और जो छोटी साइज में उसको फिर ओलस लगा दिया, छोटी साइज में ये ओलस। फोंटाना ने 1781 में, 1781 का मतलब कि इंडिया के अंदर हिस्टोरिकल इवेंट क्या हो रहा था, प्लासी, बक्सर ये सब हो चुके थे और वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल कैलकाटा में बैठा था। उसी समय थोड़े दिन बाद जो है कि यार नाम तो देना पड़ेगा, आपने तो खोज तो लिया फोंटाना महोदय, लेकिन बोमन जो था उसने नाम रख दिया इसका न्यूक्लियोलस। छोटी चीज है गोल, न्यूक्लियोलस, बोमन। ये 3 इडियट वाला प्रोफेसर बोमन ईरानी नहीं था, ये बोमन हो सकता है कि उसके राइटर ने ये नाम लिया हो, ये भी साइंटिस्ट था जिसको स्टूडेंट्स वायरस वायरस कहते थे। प्रोटीन, इसकी केमिकल कंस्टिट्यूएंट क्या है? प्रोटीन 85% है, आरएनए 10% है, डीएनए 5% है ये। लेकिन ये क्या होता है कि डिजोल्व हो जाता है जब इसका डिवीजन हो रहा होता है सेल का इस तरह से दो भागों में, तो ये गायब हो जाता है। और जब एक की दो बन रही होती हैं गोल न्यूक्लियस, एक का दो बन रहा होता है, फाइनल स्टेज में होता है, तो फिर ये क्रोमोसोम इसको वापस रीअपियर कर देते हैं। और मेन काम क्या है ये गोल जो छोटी रचना है न्यूक्लियोलस का? राइबोसोम बनाना। राइबोसोम बना के बाहर भेजते हैं साइटोप्लाज्म में, वहां प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो ये न्यूक्लियोलस के बारे में तीसरा। अब चौथा आइए आप क्रोमेटिन के धागे, इस प्रकार से। अब मैं ये क्या रेटिकुलम बना रहा हूं, क्रोमेटिन के धागे जो है उनका एक जाल बना रहा हूं मैं, रेटिकुलम, जिसको रेटिकुलम कहते हैं, जाल को, वेब को। लेकिन इस जाल की एक विशेषता होती है, जैसे धागे उलझ जाते हैं, पतंग वगैरह के धागे उलझ जाते हैं, आप उसको सुलझाते हो, बहुत देर लगती है। ये जाल फटाक से अलग अलग हो जाते हैं। इसके जो एज है सिरे, एक ये कभी भी आपस में दूसरे क्रोमेनेमेटा के मिलते नहीं है। ये दूसरे धागे के उलझे जरूर रहते हैं लेकिन कनेक्ट नहीं होते, उनके जो सिरे हैं वो, ये विशेषता है। और जब डिवीजन होना होता है तो ये जाल अपने आप अलग अलग सुलझ जाता है। ये तो ये इनके जो एज है इनके क्रोम धागों के, वो इंटेक्ट ही रहते हैं। और इन्हीं को क्या है कि क्रोमोसोम कहा गया है। सोम का मतलब होता है बॉडी, सोम, माइक्रोसोम,
ये बोल दिया क्रोमोसोम। क्रोमो का मतलब होता है रंग, रंगदार, सोम। तो क्रोमोसोम इन धागों को नाम दिया गया। ये किसके बने होते हैं? ये किसके बने होते हैं? ये न्यूक्लियोप्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियोप्रोटीन, कुछ प्रोटीन होते हैं, जैसे एक प्रोटीन होता है हिस्टोन्स, जो क्षारीय होता है नेचर में, हिस्टोन्स। हिस्टोन्स के अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है, मतलब डीएनए होता है। जैसे पतंग के कच्ची डोर को आप उसको रंगीन कर देते हो कांच वगैरह लगा के, तो कांच वगैरह रंगीन है, ये तो प्रोटीन समझिए, स्टोन समझिए आप। और अंदर जो कच्चा धागा है सफेद, वो डीएनए समझिए, न्यूक्लिक एसिड समझिए आप उसको। तो क्रोमोसोम इस प्रकार से बने होते हैं। अब ये कि ये धागे कब अलग अलग होते हैं? ऐसा जाल ही रहता है कि नहीं? डिवीजन के समय क्या होता है कि ये जो ये धागे हैं, थ्रेड हैं, ये अलग अलग होकर मोटे और सिकुड़ जाते हैं, और मोटे छोटे सिकुड़े हो जाते हैं। उनका नाम स्पष्ट देखने के लिए, क्रोमोसोम किसी को देखना हो तो डिवीजन के समय लैब के अंदर स्टूडेंट्स को दिखाते हैं कि ये देखिए आप क्रोमोसोम, ये, और इनकी संरचना स्टोन प्रोटीन और डीएनए से बनती है ये। अब आइए आप चार पार्ट, जो न्यूक्लियस के जो चार पार्ट हैं, वहां महल के अंदर अपने राजा के पास पहुंच तो गए। डीएनए में बोल रहा हूं, न्यूक्लिक एसिड में बोल रहा हूं, लेकिन अभी मिले नहीं है। अभी अपने वेटिंग में है कि डीएनए से मिलाते हैं, वेटिंग में बैठे हैं। तो इस तरह से चार पार्ट आपने देख लिया। ये क्रोमोसोम तक पहुंचे। अपने क्रोमोसोम में धागे जो मोटे छोटे सिकुड़े हुए जो है उनका, तो 1875 में फिर से हिस्टोरिकल इवेंट। 1875 में क्या था कि पहले मराठा आंग्ल युद्ध की शुरुआत हुई थी। 1875 में जो पेशवा था, उसका चाचा जो राघोबा था, वो उससे नाराज होकर अंग्रेजों से सेना लेने चला गया कि गद्दी तो मैं लूंगा, और अंग्रेजों से सूरत की संधि की थी। ये युद्ध 3-4 साल तक चला था, सालबाई की संधि से समाप्त हुआ था। तो 1875 मतलब सूरत की संधि। उस समय जब राघोबा यहाँ सूरत की संधि कर रहा था, तो स्ट्रासबर्गर महोदय इन थ्रेड्स को देखा था। मतलब हर वैज्ञानिक ने अपना जो अलग अलग, सबको अपनी अपनी पीएचडी मिल गई, और अच्छी तरह याद रखोगे तो आपको भी पीएचडी मिल जाएगी। स्ट्रासबर्गर ने इसको सबसे पहले देखा। तो नाम किसने रखा? जैसे बोमन ने नाम रखा था न्यूक्लियोलस का, ऐसे ही क्रोमोसोम का नाम जो है वाल्डेयर ने रखा। वाल्डेयर ने रखा कि ये क्रोमोसोम नाम रख दो इसका, रंगीन है ये, इस तरह से घने हैं ये, इसलिए वाल्डेयर ने। ये क्रोमोसोम का जब स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो इसके अंदर भी कुछ तरल सा मैट्रिक्स भरा रहता है। मैट्रिक्स, जिसको कैरियोलिम्फ भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कैरियोलिम्फ। इस पदार्थ को कैरियोलिम्फ भी कहते हैं। और ये जो सारा जो पदार्थ है क्रोमोसोम का, एक इस तरह से एक झिल्ली से, जिसको पेलिकल नाम दिया, इसके अंदर तरल पदार्थ है मैट्रिक्स, डीएनए और स्टोन्स भरे पड़े हैं। और इसको बाहर जो है, इसको जो झिल्ली है घेरे हुए, इसको अपने क्या कहते हैं? पेलिकल भी कहते हैं। और अंदर जो पदार्थ है डीएनए, और डीएनए के साथ साथ में कहीं कहीं डीएनए के ऊपर क्या है कि इस तरह से स्टोन्स प्रोटीन चढ़ा होता है, इस तरह से
स्टोन्स प्रोटीन चढ़ा होता है। तो अब आपको गांठें सी लगने लगी, नोड सी लगने लगी क्रोमोसोम के अंदर। ये क्या है, क्रोमोसोम के अंदर गांठ कैसे? इन्हीं गांठ के ऊपर आप समझिए कि स्टोन प्रोटीन है, अंदर क्या है कि डीएनए इस गांठ के अंदर। ये तो गोल गोल बीड्स हैं, माला के मणियों की तरह से ऐसे अटके हुए, इन्हीं को क्रोमोमियर्स कहते हैं। क्रोमोमियर्स, मियर्स का मतलब नोड्यूल्स, मियर्स। क्रोमोसोम के अंदर क्रोमोमियर्स, ये बात है, अंदर क्रोमोमियर्स। और इसके बाद जब क्रोमोसोम के बाहर, अंदर तो क्रोमोमियर, बाहर क्या है, बाहर पेलिकल, ये पेलिकल। और ये अपने आप में खुद को सारे को आप सारे इस स्ट्रक्चर को, इसके अंदर जो एक स्ट्रक्चर इस तरह से धागा जो है डीएनए और स्टोन का, इसको क्रोमोनेमेटा कह सकते हो। अब देखिए, क्रोमोसोम, ये पूरी बॉडी सोम, क्रोमोमियर्स स्टोन्स जहां डीएनए के ऊपर है वो नोड्यूल, मियर्स। क्रोमोनेमेटा जो गांठ के समय डीएनए जो धागा बनाता है, थ्रेड बनाता है, उसको क्रोमोनेमेटा। नेमा लैटिन का शब्द है, नेमा का मतलब होता है थ्रेड या धागा। तो क्रोमोनेमेटा, क्रोमो के आगे 3 प्रत्यय लगा दो, 3 स्ट्रक्चर आपको याद हो जाते हैं, क्रोमोनेमेटा। अब सेंट्रोमियर, जब डिवीजन होता है, जब डिवीजन होता है तो ये क्रोमोनेमेटा डबल डीएनए बनाता है। डीएनए से डीएनए जितना, मान लो एक है तो एक और बना लेगा, 100 है तो 100 और बना लेगा डबल डीएनए से। तो ये क्रोमोनेमेटा जो ये मोटा हो जाता है, 2 हो जाते हैं, एक के 2 क्रोमोनेमेटा हो जाते हैं। और ये क्या है कि बीचों बीच में एक खांच सी बनाकर, एक खांच बनाकर, रिज बना, ये ग्रूव बनाकर, दोनों का पार्ट हो गया, 2 इधर 2 इधर, एक प्रकार से बीच में ये ग्रूव हो गई। तो इस बीच में जो ग्रूव बन जाती है, कंस्ट्रक्शन हो जाता है, इसको प्राइमरी कंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। और इसको सेंटर में है इसलिए इसको सेंट्रोमियर भी कहते हैं, सेंटर की गांठ, सेंट्रोमियर, ये बात है। और क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम के अंदर ये इस तरह से कई कई क्रोमोसोम में क्या है, इस तरह से अलग से एक, जैसे कोई टापू हो वो जुड़ा रहता है, कोई आइलैंड हो, इस तरह से। तो इस क्रोमोसोम के इस पार्ट को सैटेलाइट भी कहते हैं। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। टीलोमियर, मियर मतलब गांठ, सेंट्रोमियर, टीलोमियर। और कई जगह क्या है, लंबा क्रोमोसोम होता है तो 2 ग्रूव भी हो जाती है, एक यहां होगी जैसे, दूसरी ग्रूव, उसको सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन कहते हैं, दूसरी खांच। टीलोमियर का मतलब हो जाता है टीलोम, जो आखिरी जो सिरा होता है, ये यहां जो कोई स्टोन वगैरह की कोई गांठ होती है डीएनए की, उसको टीलोमियर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, टीलोमियर, उसको टीलोमियर कहते हैं। टीलोम का मतलब होता है आखिरी, ये सब लैटिन शब्द हैं, टीलोम आखिरी गांठ, टीलोम। तो आपने क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर पढ़ लिया, यानी आपने राजा के महल में, राजा के निवास के अंदर आप एंटर हो चुके हो, और उसके ड्राइंग रूम में आप बैठे हो, राजा से मिलना है, वेट करना है। क्रोमोसोम मतलब उसका किंग का ड्राइंग रूम, आप वेट कर रहे हो।
तो ये जो क्रोमेटिन क्रोमेटिन बार बार में कर रहे हैं, न्यूक्लिक एसिड ये प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से बना होता है, न्यूक्लिक एसिड से बना होता है क्रोमोसोम। ये न्यूक्लिक एसिड है क्या? कोई तेजाब है क्या जो मतलब सल्फ्यूरिक एसिड या नमक का अम्ल और इससे नहीं, नाम एसिड है ये, थोड़ा सा एसिडिक नेचर होती है इसलिए इसको एसिडिक कह दिया। क्योंकि इसमें क्या है कि फास्फोरिक एसिड होता है, फास्फोरिक एसिड होता है, इसके कारण थोड़ा नेचर जो है एसिडिक हो जाती है, न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। दरअसल में ये न्यूक्लिक एसिड जो है ये यूं समझिए वही माला आ गई, जैसे प्रोटीन की माला थी, कार्बोहाइड्रेट की माला थी, फैट की माला थी। ये जो क्रोमोसोम में या क्रोमोमियर्स में ये जो माला है, ये इसमें माला मणिये जो है इसकी स्टडी कर लेते हैं अपने, एक मणिये की। ये जो एक मणिया है उसको टाइड कहते हैं, बीड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। टाइड ट्राई तीन चीज, टाइड तीन चीज, टाइड याद रख लेना, टाइड तीन चीज क्या? एक तो फॉस्फोरिक एसिड, दूसरा शुगर, तीसरा नाइट्रोजेनस बेस क्षार, तीसरी। ये तीन चीजों से टाइड बनता है। दो चीज इस मणिये में, दो चीज का भी एक नाम है, शुगर और नाइट्रोजनस बेस का भी, नाइट्रोजन बेस का नाम भी साइड है, टाइड नहीं, तीन नहीं है, साइड, न्यूक्लियोसाइड्स। और ये जो न्यूक्लियोसाइड्स है ये दो चीज रखते हैं, शुगर और ये नाइट्रोजन बेस, दो चीज रखते हैं। शुगर तो भाई 5 कार्बन की होती है, इसमें 6 कार्बन का आपने फ्रक्टोज और ग्लूकोज पढ़ा था ना। इसमें शुगर होती है 5 कार्बन की, 5 कार्बन की, पेंटा। ओज लगा है तो कार्बोहाइड्रेट हो गया ना, राइबोज, डीऑक्सीराइबोज। राइबोज में ये मतलब क्या है कि ये 5 किनारे हो गए, ये शुगर बन गई 5 किनारों वाली। ये कोई मंदिर नहीं बनाया मैंने भगवान का। राइबोज 5 किनारे, एक किनारे के ऊपर क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है या गायब हो जाती है, O2 का जो मॉलिक्यूल है तो गायब हो जाती है ऑक्सीजन, इसलिए शुगर का नाम हो जाए डीऑक्सीराइबोज। तो इसी से डीएनए, राइबोज से आरएनए। तो ये जो शुगर के नाम से है डीएनए, आरएनए। अब इनमें जो नाइट्रोजन बेस है वो कौन से होते हैं भाई? प्यूरिन्स और पायरामिडीन्स। भरपूर नाइट्रोजन होती है इसमें, इसलिए नाइट्रोजन बेस लिखा है। प्यूरिन्स और पायरामिडीन्स। पायरामिडीन्स नाम तो लंबा है लेकिन इसमें एक ही रिंग होती है 5 की, जैसे ये 5 की रिंग है ना, वैसे 5 की नाइट्रोजन बेस की 5 की एक ही रिंग होती है, इसलिए इसको मोनोसाइक्लिक भी कहते हैं। मोनो मतलब एक। प्यूरिन्स नाम छोटा है लेकिन इसमें 2 रिंग होती है, एक 6 एटम की और एक 5 एटम की, इसलिए इसको बाईसाइक्लिक भी कहते हैं, बाईसाइक्लिक रिंग प्यूरिन्स की। अब प्यूरिन्स में भी आगे दो टाइप के प्यूरिन्स होते हैं, एक तो एडेनाइन, एक गुआनाइन। एडेनाइन, गुआनाइन, तो ये प्यूरिन्स हैं। एजी, जैसे पति पत्नी को कहता है, पत्नी कहती है ना पति को एजी, वो प्यूरिन्स है, मतलब पति प्यूरिन्स।
AG, एडेनाइन गुआनाइन। और पायरामिडीन जो है वो 3 टाइप के होते हैं। TCU, T का मतलब थायमीन, और C का मतलब साइटोसिन और यूरासिल। 3 टाइप के नाइट्रोजनिक बेस पायरामिडीन के होते हैं। तो उलट सुलट प्रश्न बना के कोई भी पूछ लेगा इसमें कौन सा प्यूरिन है, कौन सा पायरामिडीन है, और कौन सा किसके साथ जुड़ा रहता है। मतलब है कि जहां एडेनिन होगा डीएनए में, ये एडेनिन जो है थायमिन से जुड़ेगा। मतलब 2 रिंग जो है ये एक रिंग से जुड़ जाएगी, और ये 2 रिंग जो गुआनिन जो है वो साइटोसिन से जुड़ जाएगी। तो आपको क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि एडेनिन किससे जुड़ा रहता है डीएनए में? 80 थायमिन से। डीएनए में गुआनिन किससे जुड़ा रहता है? साइटोसिन, जीसी। तो ये किस खेत की मूली है फिर? यूरासिल। ये 3, ये आपको याद करने के लिए, ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए यूरासिल और खड़ा हो गया। ये भाई जो आरएनए होता है ना, आरएनए वहां 80 तो होता है, 80, लेकिन आरएनए में ये साइटोसिन जो है ना, ये साइटोसिन ये नहीं होता। ये गुआनिन जो है यू से यूरासिल से जुड़ सकता है। ये मतलब आरएनए में कौन सा पायरामिडीन नहीं होगा? क्वेश्चन बन गया, साइटोसिन नहीं होगा। तो नहीं होगा। कौन सा अलग से आरएनए के अंदर कौन सा नाइट्रोजन बेस आरएनए की आइडेंटिटी करता है, पहचान बनाता है? बोले यूरासिल, जो डीएनए में नहीं होता। डीएनए के अंदर निम्नांकित में कौन सा नाइट्रोजन बेस नहीं होता? बोले यूरासिल, जो आरएनए में होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन को बनाना हो, कैसे बना लो, कुछ भी कर लो, ये बात है। ये अपने क्लासिफिकेशन जो नाइट्रोजन बेस हैं, कितने संख्या में कितने मिले आपको? 2 प्यूरिन्स और 3 पायरामिडीन। तो टोटल कितने हो गए? 5। यदि इसके बेस पर क्लासिफिकेशन करें, अपने क्लासिफिकेशन और नाइट्रोजन बेस क्लासिफिकेशन करें, तो पी का मतलब फास्फोरस और शुगर, ये टाइड्स, 5 प्रकार के टाइड्स, 5 प्रकार के मणिये, हरे पीले काले, इस तरह से मतलब सोच लीजिए ऐसे। तो पीएस से, पीएस तो वही रहेगा, फास्फोरिक एसिड रहेगा, शुगर रहेगी, 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 500 में पीएस 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 पीएस। तो अपने पढ़ा ये सारा सिस्टम पढ़ने के बाद में अपने को 5 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड के बीड्स मिले हैं। टाइड का मतलब है कि फास्फोरिक एसिड, शुगर, चाहे वो राइबोज हो या डीऑक्सीराइबोज हो, आगे पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ नाइट्रोजन बेस के बेस पर, नाइट्रोजन जो बेस है उसके आधार पर एडेनिन की बीड, गुआनिन की बीड, थायमिन की बीड, साइटोसिन की बीड और यूरासिल की बीड, अपने 5 टाइप के मणिये बनाकर तैयार कर लिए हैं। अपने को अब आईडी मिल गई है। अब क्या है कि राजा जी, किंग जो है, अपने से मिलने आएंगे नेक्स्ट सेशन में, यानी डीएनए। ठीक है, आगे पढ़ेंगे।